इस क्वेश्चन को देखो, जेई एडवांस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। कंसीडर अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियस r1। एक यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका रेडियस है r1, उसका सेंटर ओरिजिन O पर है। ठीक, इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन अ स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस r2 सेंटर्ड एट P विथ डिस्टेंस OP इक्वल टू A r1 माइनस r2 सी फिगर इज मेड। क्या क्वेश्चन कह रहा है, जब हम फिगर देखेंगे तब समझ में आएगा। इसका फिगर दिया हुआ है, ये देखो, कह रहा है कि एक ये बड़ा स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसका सेंटर है ओरिजिन O पर और इसका रेडियस है r1। इसमें क्या किए, एक कैविटी काटे हैं जिसका रेडियस है r2 और उसका सेंटर है पॉइंट P पर, इस तरह से कि O से P का जो डिस्टेंस A है ये r2 माइनस r1 है। मतलब यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस देखेंगे ये r1 होगा और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस देखेंगे r2 होगा। इसका मतलब इसका पेरिफेरी और इसका पेरिफेरी टच कर रहा है। ठीक, ऐसा कह रहा है। तो अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि बताओ, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी एट पोजीशन r इज। कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है पोजीशन r पर। मतलब पोजीशन r कह रहा है, मतलब ये r हमको लेना पड़ेगा ओरिजिन से, और ओरिजिन है यहाँ पर, तो उसमें सही और गलत स्टेटमेंट हम लोग को बताना है। ठीक है, तो कैविटी के अंदर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आएगा, उसके बाद फिर ऑप्शन पे देखेंगे कि कैसे होगा। अब इसको बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले ये एक स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और मुझे मान लो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इस पॉइंट पर, यहाँ पर कैविटी के अंदर। तो ये वाला पॉइंट भी इस स्फीयर के अंदर है, तो इसको मैं पॉजिटिव चार्ज मानता हूं, इसका डेंसिटी मान लेते हैं रो, और इसको कट करते हैं तो मान लेते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज है और इसका भी डेंसिटी है रो। तो पॉजिटिव चार्ज में से उतना नेगेटिव चार्ज कट जाएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कैविटी बन जाएगा। ठीक, इसका मतलब हमें क्वेश्चन में दो स्फीयर दिया हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर डेंसिटी रो का और एक नेगेटिव चार्ज स्फीयर डेंसिटी रो का। अब देखो, मैं इस पॉइंट पर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा हूँ, इस पॉइंट का नाम लिख दे रहा हूँ A। अब इसको बड़ा बनाने के लिए O यहाँ लिखा हूँ, P यहाँ लिखा हूँ और A मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब ये जो पॉइंट A है, इस येलो स्फीयर के भी अंदर है और ये ब्लू स्फीयर के भी अंदर है। तो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है रो r डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर, ये होता है, लेकिन ये तो केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन। तो यदि स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका डायरेक्शन होगा रेडियली आउटवर्ड, मतलब r कैप। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो रो ये हो गया वेक्टर r डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये तब होता है जब स्फीयर पॉजिटिव चार्ज हो। तो यदि नेगेटिव चार्ज है तब, तो अगर स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली इनवर्ड, तो अपोजिट हो जाएगा। तो रो वेक्टर r डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और इस पे यहाँ केवल एक माइनस लगेगा। ठीक, तो मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। सबसे पहले ब्लू स्फीयर के कारण देखेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग को इससे इसका डिस्टेंस, और इसी को क्वेश्चन में लिखा है पोजीशन वेक्टर r, क्योंकि ये ओरिजिन है। तो चूंकि ये ब्लू वाला स्फीयर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, रो होगा, वेक्टर r होगा और डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट होगा। हाँ सर, पहला तो ये कर दिए, बहुत अच्छा काम है। ठीक, अब ये येलो स्फीयर लिखेंगे तो इसके कारण जो पोजीशन वेक्टर होगा ये होगा ये। तो मान लो इसको मैं लिख रहा हूं r1 वेक्टर, लेकिन ये येलो स्फीयर जो है वो नेगेटिव चार्ज है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस रो r1 वेक्टर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये भी समझ में आया। अच्छा, अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो दो ही इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दोनों का वेक्टर सम होगा,
तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग को पहला इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों को जोड़ देते हैं तो रो बाय 3 इप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, तो ये आ गया रो डिवाइडेड बाय 3 इप्सिलॉन नॉट तो आएगा, लेकिन साथ में आया हम लोग को कि वेक्टर आर माइनस वेक्टर R1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल हम लोग को ये आया। अब ये वाला चीज हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं, मतलब ये दो वेक्टर का सम है, लेकिन एक वेक्टर है वेक्टर R और दूसरा है वेक्टर R1 का उल्टा। तो हमको वेक्टर R1 वेक्टर सम करने के लिए हमें ये नहीं, इसका उल्टा वेक्टर चाहिए। तो इसका उल्टा वेक्टर अगर बनाएंगे तो इधर हम लोग को टेल हो जाएगा, इधर हम लोग को टेल बनाना पड़ेगा और इधर हम लोग को हेड बनाना पड़ेगा। उल्टा कर दिए तो ये हो गया माइनस वेक्टर R1। तो यहां से ऐसे गया, यहां से ऐसे गया, दो वेक्टर का सम। ट्रायंगल लॉ को याद करेंगे तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से इन दोनों का जो सम होगा वो ये वेक्टर होगा, ये आएगा वेक्टर O से P। O तो ये सेंटर है, P ये सेंटर है और ये डिस्टेंस है A, तो इसको लिख सकते हैं ये होगा हम लोग को वेक्टर A। तो ये हो गया हम लोग को वेक्टर A। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया टोटल ये आया हम लोग को रो होगा बाय 3 इप्सिलॉन नॉट होगा और इसके बाद आ गया हम लोग को वेक्टर A। अच्छा ये हो गया। अब मजेदार बात सुनो, ये पॉइंट मैंने यहां कंसीडर किया, इस पॉइंट को यहां की जगह मैं अगर यहां कंसीडर करता हूं, ध्यान से देखो, अगर मैं पॉइंट यहां कंसीडर करता हूं, कैविटी के अंदर ही कोई पॉइंट बी है, तो इधर से जोड़ेंगे तो ऐसे आएगा और ये वाला उल्टा करके जोड़ना है तो उल्टा करके जोड़ेंगे तो इधर ही आएगा, तो भी सम तो यही आएगा। अगर कोई मैं तीसरा पॉइंट लेता हूं तो जोड़ेंगे तो एक इधर आएगा कैविटी के अंदर और दूसरा हमको कैविटी के अंदर इधर ऐसे आएगा, तो इन दोनों वेक्टर को भी जोड़ूंगा तो यही आएगा। इसका मतलब कैविटी के अंदर हम कोई भी पॉइंट जोड़े आंसर यही आना है। और ये भी कांस्टेंट है और दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस भी a है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर और डायरेक्शन में अगर इसको ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा रो होगा a होगा डिवाइडेड बाय 3 इप्सिलॉन नॉट, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन को हम लोग लिखते हैं a कैप। तो ये आ गया हम लोग को। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हम लोग को अपने कैलकुलेशन के हिसाब से सूट कर रहा है। पहला ऑप्शन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, सही बात है। इट्स मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ R2, ये भी सही बात है। R1 R2 पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो तो A पर डिपेंड कर रहा है। बट इट्स डायरेक्शन डिपेंड ऑन वेक्टर R, ये है वेक्टर R, नहीं इसके डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, इसको तो इसके डायरेक्शन से A कैप से मतलब है। तो पहला ऑप्शन गया। दूसरा ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, सही बात। मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन R2, गलत बात। डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन वेक्टर R, गलत बात। थर्ड में भी देखो, डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन वेक्टर A, हाँ ये सही बोला है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म सही। मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ A, नहीं 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 नहीं, नहीं। इसका मैग्नीट्यूड तो ये है, वो तो A पर डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड A पर डिपेंड करता है। बट इट्स डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन ए, हाँ डायरेक्शन तो A पर डिपेंड करता है लेकिन मैग्नीट्यूड भी करता है, तो यहां पर थोड़ा सा गलती कर दिया ये। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म सही। बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन वेक्टर ए, बिल्कुल सही बात। इसका मैग्नीट्यूड भी वेक्टर ए पर डिपेंड करता है और इसका डायरेक्शन भी वेक्टर ए पर डिपेंड करता है। तो सबसे सुटेबल आंसर है इसका डी।